Jai Hind everybody. Welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss another type of genetic disorder, that is hemophilia. So this genetic disorder is one of the example of Mendelian disorder, and this is also a sex linked inheritance, sex linked disease ये भी है, and this disease is also known as royal disease. ओके, रॉयल डिजीज़ क्यों इसको कहा जाता है, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो जॉन ओटो इन 1803 में जॉन ओटो ने इस डिज़ीज़ को डिस्कवर किया था और इसको ब्लीडर्स डिजीज़ बोला था. ओके, नाम दिया था ब्लीडर्स डिजीज़. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेक्स और एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. ओके, ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिसऑर्डर है. और इससे पहले जो हमने एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इससे पहले भी एक पढ़ा था, दैट वाज द कलर ब्लाइंडनेस. ओके, सो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि कौन सा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, कौन सा ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है, बिकॉज इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं. नाउ दिस डिजीज़ इज़ नोन एज रॉयल डिजीज़, अभी मैंने बताया. एंड वाई दिस इज़ नोन एज रॉयल डिजीज़, क्योंकि ये जो क्वीन विक्टोरिया थी उनमें इस डिज़ीज़ को डायग्नोज किया गया था, वो कैरियर थी इस डिज़ीज़ की. ठीक है, उनके अंदर जीन्स पाए गए थे जो कि इस डिज़ीज़ को कैरी कर रहे थे. दैट मीन्स कि अगर वो डिज़ीज़ की कैरियर थी, इसका मतलब उन्होंने अपने डिसेंडेंट या अपने नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन में किसी न किसी को ये डिज़ीज़ हुई होगी. ओके, सो इसीलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहा गया है, रॉयल डिजीज़ भी कहा गया है. रॉयल डिजीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रॉयल फैमिली में हुई थी, सबसे पहले वहाँ से आइडेंटिफाई हुई थी. और ब्लीडर्स डिजीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि इफ़ अ पर्सन सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़, तो जिसको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, हीमोफिलिक होता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है. ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो जाती है. सो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज ब्लीडर्स डिजीज़. The heterozygous female carrier for hemophilia may transmit the disease to son. अब ये कंडीशन बताई गई, अगर फीमेल जो है वो कैरियर है, ठीक है, अगर वो कैरियर है तो फिर सन को ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होने के चांसेस होंगे 50%. क्योंकि जब अभी हम क्रॉस देखेंगे किस तरह ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, क्योंकि हमने सन की ही बात की, इसलिए क्योंकि सेम इसमें भी वही रीज़न है जो कि हमने कलर ब्लाइंडनेस में डिस्कस किया था. क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो डोमिनेंट फेज़ में होता है. जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है. तो अगर फीमेल इसको कैरी कर रही है तो उसको डिज़ीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो डोमिनेंट होगा वो उसको सप्रेस कर देगा. बट मेल में अगर ये है, क्योंकि मेल जो है हेमीजाइगस होते हैं, मतलब उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर वो इसको कैरी कर रहे हैं तो बट नेचुरल है कि वो डिजीज़ होंगे ही. इट इज़ 100% अगर वो इसको कैरी कर रहे हैं. ओके, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो नॉर्मल होंगे. तो मेल्स में 2 ही कंडीशन पॉसिबल है, अगर या तो वो नॉर्मल होंगे या तो वो डिजीज़ होंगे. डॉटर टू बी हीमोफिलिक, मदर हैज़ टू बी कैरियर एंड फादर टू बी हीमोफिलिक. अगर फीमेल, अगर डॉटर को हीमोफिलिक होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है कि जो मदर है उसको कैरियर होना होगा और फादर को हीमोफिलिक होना होगा. देन ओनली दिस डिजीज़ विल पास टू द डॉटर. ओके, सो इतनी बात क्लियर हो गई. ओके, नाउ दिस हीमोफीलिया हैज़ बीन कॉल्ड अ रॉयल डिजीज़. दिस इज़ बिकॉज हीमोफीलिया जीन वॉज पास्ड from Queen Victoria, who became Queen of England in 1937, to the ruling families of Russia, Spain and Germany. Queen Victoria's gene for hemophilia was caused by spontaneous mutation. उनको हुआ कैसे था, जो अचानक से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस माने होता है अचानक से म्यूटेशन हुआ जीन में, जिसकी वजह से उनको ये डिजीज़ हुई थी. ओके, नाउ दिस इज़ अ क्रॉस, दिस इज़ अ जेनेटिक डायग्राम. विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि किस तरह ये डिज़ीज़ जो है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है. ओके, अब यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल इज़ अनअफेक्टेड कैरियर. कैरियर है फीमेल, जिसको हमने स्मॉल n से डिनोट किया है एक एक्स क्रोमोसोम पे, और एक कैपिटल N है, दैट इज़ शोइंग नॉर्मल. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पेरेंट है, जो फादर है, फादर इज़ अनअफेक्टेड,
मतलब फादर जो है बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम गैमीट्स बनाते हैं, और ये आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए। जब कभी भी आप क्रॉस करो तो सबसे पहले गैमीट्स बनाया करो। सो फीमेल जो है ओवा प्रोड्यूस करेगी, तो 2 तरह के ओवा होंगे, एक होगा विद नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम और एक होगा विद कैरियर। ओके, एंड जो मेल होगा वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, जिसमें कि नॉर्मल दोनों ही होंगे। अब जब ये इसमें क्रॉस होगा, जब क्रॉस होगा इनमें, तो इसमें जो क्रॉस में हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी नॉर्मल अनअफेक्टेड फीमेल मिलेगी, इट विल बी अनअफेक्टेड नॉर्मल होगी। दूसरा जो है एक हमको कैरियर मिलेगी फीमेल। ओके, तो इसके भी जो है 25% चांसेस हैं कैरियर फीमेल के एंड 25% चांसेस हैं नॉर्मल के। ओके, नाउ मेल जो है, मेल की अगर हम बात करें, या तो उस दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो वो नॉर्मल होगा या तो वो डिजीज़ होगा। मतलब यहाँ पे अगर बॉय हो रहा है बॉर्न, तो उसके 50% चांसेस हैं कि वो नॉर्मल हो या फिर वो हीमोफिलिक हो। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। हीमोफीलिया जो है ये जो कॉमन की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया जो है वो 2 तरह की होती है, हीमोफीलिया ए और बी। अभी अभी आगे मैं बताऊंगी सी भी है, ठीक है, बट दैट इज़ अ वेरी माइल्ड फॉर्म। तो जो सबसे कॉमन आपके टाइप्स हैं दैट इज़ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अब इनमें फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लड में जो है आपके फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 होता है, और अगर वो फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो उसकी कोडिंग नहीं होगी, और वो पर्सन जो है उसको हीमोफीलिया ए होगा। इसी तरह फैक्टर 9 होता है, अगर फैक्टर 9 जो है वो एब्सेंट है तो हीमोफीलिया बी के चांसेस हैं। ओके, और ये इनहेरिटेड कंडीशंस हैं, मींस ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं ना। हीमोफीलिया जो है 3rd टाइप की भी होती है सी, पर उसको हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एक ब्रीफ में पढ़ना है। जो मेन कॉमन टाइप की हीमोफीलिया दैट इज़ ए एंड बी। बी को हम जो है क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। ओके, ये आपको नाम याद रखना है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। सी जो है ये सबसे माइल्ड फॉर्म है, सबसे माइल्ड फॉर्म है और सबसे कम पाई जाती है, वेरी लेस इन परसेंटेज, और ये डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11, अगर 11 की डेफिशिएंसी है जो ये, और ये फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स जो हैं ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो क्लॉटिंग बनता है, जो फिब्रिन्स बनते हैं, तो उनमें ये हेल्प करते हैं। और अगर ये एब्सेंट है तो क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ऊज होता रहेगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। ना ये एक परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज जो है जो सबसे कॉमन है हीमोफीलिया ए जो कि आपको 83% मिलता है, और हीमोफीलिया बी जो कि 70% पाया जाता है। ओके, नाउ हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं, एंड दिस कॉमन most common of hereditary clotting factor deficiency. This is the most common disease due to the factor 8 deficiency, and it is prevalence in about 1 in 5000 of the male population. अगर हम बात करें मेल पॉपुलेशन की, तो हर 5000 में एक जो है मेल वो अफेक्टेड होगा, वो डिजीज्ड होगा। ओके, नाउ but up to 30% have no family history and result from spontaneous mutation. पर इसमें ये भी देखा गया, जब इसकी पेडिग्री एनालिसिस की गई तो फैमिली हिस्ट्री नहीं मिली, मींस जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें ऐसा डिजीज़ का कोई भी ना कैरियर मिले, ऐसा कोई एलील नहीं मिला अफेक्टेड। तो ये जो है बेसिकली जो है मेन जो है ज़्यादातर केसेस में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से होता है। नाउ हीमोफीलिया बी जो है, it is the inheritance and clinical features are identical to हीमोफीलिया है। सेम जो इनहेरिटेंस प्रोसेस है और जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होगी, बट यहाँ पे सिर्फ फैक्टर जो है वो चेंज है, दैट इज़ 9 फैक्टर, आपको फैक्टर याद रखना है। ओके, ओनली इट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय स्पेसिफिक कोगुलेशन फैक्टर एसिस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। और इसका अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो ये एक में से 30,000 मेल्स में इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मींस हीमोफीलिया ए से इसकी पॉसिबिलिटी कम है।
नाउ चांसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद हीमोफीलिया, क्या क्या चांसेस हैं अगर जो है चाइल्ड जो है वो हीमोफिलिक हो सकता है. नो सन ऑफ अ मैन विद हीमोफीलिया विल हैव हीमोफीलिया. ओके, सो सन विद हीमोफीलिया, अगर अगर जो पर्सन है अ मैन विद हीमोफीलिया, अगर जो मैन है वो हीमोफिलिक है तो जो उसका सन होगा उसके चांसेस जो हैं वो नील हैं उसके सन को हीमोफीलिया होने के. ऑल डॉटर्स ऑफ अ मैन विद हीमोफीलिया विल बी कैरियर्स, जो डॉटर्स होंगी वो क्या होंगी, सारी कैरियर्स होंगी, क्योंकि उसमें एक ही एक्स होगा और वो जाएगा डॉटर में. ओके, इफ़ अ कैरियर हैज़ अ सन, द सन हैव 50% चांस ऑफ हीमोफीलिया. अगर कैरियर जो है, इफ़ कैरियर हैज़ अ सन, जो कैरियर है अगर उसको बेटा होता है, ठीक है, तो सन को 50% चांसेस होते हैं, जैसा कि हमने क्रॉस में देखा था. इफ़ कैरियर हैज़ अ डॉटर, द डॉटर हैज़ 50% चांस ऑफ बीइंग अ कैरियर. सो डॉटर के भी 50% चांस होंगे, क्योंकि नॉर्मल भी हो सकती है और वो कैरियर भी हो सकती है अगर माँ जो है वो कैरियर है. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है. किस तरह जो है ये हम क्रॉस बना के, अगर हमें कोई भी दिया गया है, ठीक है, पेरेंट सपोज़ दिया गया है कि वो हीमोफिलिक है या कैरियर है, कोई भी पेरेंट दिया गया हो, तो आप उससे क्रॉस बना के ईज़िली आइडेंटिफाई, ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है ऑफस्प्रिंग में ये डिज़ीज़ पास होने की. Now, genetic cause of hemophilia. Hemophilia A is caused by genetic changes, mutation in the F8 gene. ओके, सो ये जीन का नाम दिया गया है, ठीक है, F8 जीन, जिसमें जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू म्यूटेशन. दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फैक्टर 8 प्रोटीन, एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन दैट हेल्प्स टू स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. अब ये जो जीन है, ये जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, और ये जो जीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर 8 या फैक्टर 9 या फैक्टर 11 बनाने के लिए. और अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो वो फैक्टर प्रोटीन जो होगा उसकी कोडिंग नहीं हो पाएगी, जैसा कि हमने पहले ही बताया था. और जब कोडिंग नहीं होगी तो बट नेचुरल है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विल ऑल्सो नॉट अकर. Okay, and ultimately that person will suffer from the hemophilia disease. When this protein is affected, a simple cut will result in non-stop bleeding. So that we have already discussed. अगर एक सिंपल सा भी कट होगा तो वो क्या होगा कि वो रिजल्ट कर सकता है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. बराबर ब्लड बहता रहेगा, कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ ऑफ अ person. So this is about the hemophilia. Okay, so how it is caused, I hope you all have understood. Now next that the disease that we will discuss is phenylketonuria. Okay, so thank you everybody.